हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 1 फरवरी 2023 का क्वेश्चन पेपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है विकास किससे प्रभावित होता है। देखिए, विकास किससे प्रभावित होता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है विकास किससे प्रभावित होता है मीन्स स्टूडेंट्स, विद्यार्थी के व्यक्तिगत कारकों से, स्कूली माहौल से, सामाजिक पारिवारिक प्रभावों से। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, विकास एक कैसी है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत तक चलता है। मनोविज्ञान की भाषा में वॉर्म टू टर्म कहा जाता है। विकास विद्यार्थी के व्यक्तिगत कारकों से, स्कूली माहौल से तथा सामाजिक पारिवारिक प्रभावों से प्रभावित होता है। मीन्स ये सभी से प्रभावित होता है। विकास को प्रभावित करने वाले अन्य कारक भी दिए गए हैं। देखिए कौन कौन से हैं। पोषण है, शारीरिक विकार व रोग है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति है। इस तरीके से यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 सभी, यानी डी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। विकास सभी से प्रभावित होता है। अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए, असर्शन रीजन का है, कह रहा है अभिभावकों और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के बाल्यावस्था अनुभव सकारात्मक हों। यहाँ पर देखिए रीज़न क्या दिया गया है, बाल्यावस्था विकास के लिए संवेदनशील चरण है, खासकर संज्ञानात्मक और संज्ञात्मक विकास के लिए। अब देखते हैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन क्या दे रखा है। पहले आपको एक्सप्लेनेशन समझा देते हैं, फिर बाद में बताते हैं। तो देखिए, सभी विद्यार्थियों की बाल्यावस्था एक सकारात्मक ऊर्जा तथा अनुभव से युक्त हो। बाल्यावस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है। इस अवस्था में शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता जाती है। बाल्यावस्था का काल मनोवैज्ञानिक के अनुसार 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। जे.एस. रॉय ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता यानी शीडियो मैच्योरिटी की संज्ञा दी है। बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट तथा संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट तीव्र गति से होता है। इसलिए ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ए हमने राइट ऑप्शन कर दिया। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है छोटे बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। विद्यालय सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है। देखिए, विद्यालय प्राथमिक तो नहीं होती है, विद्यालय जो होती है द्वितीयक होती है। प्राथमिक संस्था परिवार होती है। परिवार सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है। सी कह रहा सहपाठी समूह की सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है। और डी ऑप्शन कह रहा है मुद्रक संचार सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था। तो देखिए, सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था अभी हमने बताया आपको परिवार होती है, यहाँ पर राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। एक बार एक्सप्लेनेशन फिर भी समझ लेते हैं, जिससे आपको इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसमें भी हेल्प मिले। देखिए, बहुत छोटे बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में परिवार सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था मानी जाती है। बच्चा परिवार में जन्म लेता है, परिवार में पालन पोषण होता है। माता पिता प्रथम शिक्षक होते हैं। परिवार से ही वह स्नेह, त्याग, सहयोग, दया, आज्ञा पालन आदि उच्च कोटि के गुण सीखता है। इसलिए परिवार शिशु की प्राथमिक पाठशाला। सामाजिकरण की अन्य संस्था निम्न प्रकार। देखिए, सबसे पहले परिवार होता है, फिर पास पड़ोस होता है, फिर समाज होता है, फिर विद्यालय होता है, फिर मीडिया होती है। इस तरीके से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, परिवार, यानी बी यहाँ पर राइट ऑप्शन हुआ है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर यह समझने लगते हैं कि वस्तुओं के आँखों से ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें जीन पियाजे के अनुसार हमें अवस्था बतानी है। तो देखिए, कौन सी अवस्था है, पहले जीन पियाजे वाला जो है इसका हम एक्सप्लेनेशन आपको समझा देते हैं। देखिए, जीन पियाजे के संवेदी गामक सिद्धांत के प्रथम चरण के अनुसार बच्चे समझने लगते हैं कि वस्तु की आंखों से ओझल जाने पर उनका अस्तित्व जो होता है वो ख़त्म नहीं हो जाता है। जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। कौन कौन सी अवस्थाएं, देखिए, संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष होती है। इसमें वस्तु स्थायित्व विकसित होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, इसमें प्रतीकात्मक सोच विकसित करता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11, मूर्त घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से चिंतन करता है। और डी कह रहा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी 11 से 15, अमूर्त तार्किक रूप से चिंतन करना, अधिक परिपक्व नैतिक तर्क के लिए क्षमता से पूर्ण होना, अमूर्त अवधारणा विकसित करता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी सेंसरी मोटर स्टेज। इस तरीके से इसको हमने देख लिया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
कह रहा है कंकड़ों से खेलते हुए एक बच्चा यह खोजता है कि दो कंकड़ों के दो समूह मिलकर 4 कंकड़ों का एक समूह बनाते हैं। बच्चे द्वारा विकसित किया गया अनुभव क्या दर्शाता है? देखिए, संरक्षण, केंद्रीकरण, आत्मकेंद्रिता, वस्तुस्थाई। देखिए संरक्षण का भाव है जब वो 2 कंकड़ों के 2 समूह मिलकर 4 कंकड़ों का एक समूह बनाते हैं, तो यहाँ पर संरक्षण हो रहा है। देखिए, कंकड़ों से खेलते हुए एक बच्चा यह खोजता है कि 2 कंकड़ों के 2 समूह मिलकर 4 कंकड़ों का एक समूह बनाते हैं। बच्चे द्वारा किया गया अनुभव संरक्षण कहलाता है। देखिए अनुभव कैसा है? ये संरक्षण का है। ठीक, अब देखते हैं हम आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि गृह कार्य पूरा न होने के कारण अध्यापिका द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बच सके। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस तरह का तर्क डैश चरण को दर्शाता है। देखिए पूछा गया है कौन से चरण में होता है, तो देखिए हमें चरण बताना है, तो पहले हम इसको समझा दे रहे हैं। देखिए, निशा द्वारा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि गृह कार्य पूरा न होने के कारण अध्यापिका द्वारा उसे शर्मिंदा किए जाने से बच सके। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतों के अनुसार इस तरह का तर्क परंपरागत चरण को दर्शाता है। कोहलबर्ग के 3 प्राथमिक स्तरों में विभाजित किया गया है सिद्धांत को। नैतिक विकास के प्रत्येक स्तर पर 2 चरण होते हैं। इस प्रकार 3 स्तर और 6 चरण होते हैं। देखिए आपको बताए दे रहे हैं स्तर कौन कौन से होते हैं, चरण कौन कौन से होते हैं। प्रथम स्तर होता है पूर्व परंपरागत स्तर। इसमें पूर्व परंपरागत नैतिकता ये 4 से 10 वर्ष होता है। यह नैतिक विकास की प्रथम अवधि। इस आयु में बच्चों के फैसले मुख्य रूप से वयस्कों की अपेक्षा और नियमों को तोड़ने के परिणामों से आकार लेते हैं। आज्ञाकारिता और सजा, नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सजा से बचने का एक तरीका है। ठीक, अब देखते हैं हम बी सेकंड चरण यानी पारंपरिक नैतिकता 10 से 13 वर्ष तक होती है। इसमें सामाजिक नियमों को स्वीकृत से चिन्हित होती है तथा यह क्या अच्छा है क्या बुरा है। वाद्य उद्देश्य अभिविन्यास, इस चरण को बच्चे व्यक्तिगत दृष्टिकोणों से दिखाते हैं। और थर्ड चरण कह रहा है उत्तर परंपरागत नैतिकता 13 से 16 वर्ष। इसमें नैतिकता के अमूर्त सिद्धांतों की समझ विकसित होती है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, इसमें अच्छा होने की अनुरूपता पर जोर दिया जाता है। फोर्थ कह रहा है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना तथा उसमें सामाजिक व्यवस्था उच्च स्तर पर केंद्रित हो रहे पर बल दिया जाता है। सामाजिक अनुबंध पर, सार्वभौमिक सिद्धांत पर, इस तरीके से इसमें बताया गया है। इनको आप पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, परंपरागत उसको क्या है कि उसको दंड ना मिले इसलिए उसने वर्क किया है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा परंपरागत स्तर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है लेव वागोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः डैश के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। जैविक परिपक्वता, संवेगात्मक, आरोपण प्रतिरूप, नैतिक, या फिर देखते हैं क्या है सांस्कृतिक उपकरणों, संज्ञानात्मक और पुरस्कार दंड। देखिए सांस्कृतिक उपकरण ये यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन आपको बताया दे रहा है। लेव वागोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः सांस्कृतिक उपकरणों के संज्ञानात्मक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। यह एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिनको सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत सोशियो कल्चरल थ्योरी के रूप में भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों के विकास का महत्वपूर्ण आधार सामाजिक अंतःक्रिया होती है, जिसमें बालक का संज्ञानात्मक, शारीरिक, सामाजिक विकास होता है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 लेव वागोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ प्रदान करनी चाहिए। देखिए फिर आगे कह रहा विद्यार्थियों के बीच सहभागिता, चर्चाओं पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। विद्यार्थियों के अधिगम प्रक्रिया में वयस्कों के पूर्ण हस्तक्षेप की प्रणाली अपनानी चाहिए, या फिर विद्यार्थियों के व्यवहार को अनुकूलित करने के लिए बारंबार नकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या है, लेव वागोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को संकेत और इशारे देकर उपयुक्त पाठ प्रदान करनी चाहिए। स्कैफोल्डिंग एक अस्थायी संरचना होती है, टेम्परेरी, उनको हेल्प देनी चाहिए जो सहायता के स्तर में परिवर्तन करती है। वागोत्स्की के अनुसार शिक्षण करते समय जब छात्र को किसी कठिन प्रक्रम को करने में समझने में कठिनाई का अनुभव होता है तो यह अधिक जानकार वयस्कों यानी अपने मोर नॉलेजेबल अदर MKO के बारे में आपने पढ़ा होगा, उन वयस्कों या साथियों द्वारा छात्र को संबंधित विषय के कठिन प्रक्रम में अवधारणाओं को, कौशलों को सीखने के लिए दिए जाने वाले निर्देशात्मक समर्थन का वर्णन करते हैं और करने के लिए इस प्रमुख प्रत्यय का उपयोग किया गया है। जबकि जब बालक वांछित कौशल प्रक्रम को सीख जाता है तो निर्देशात्मक समर्थन वापस ले लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मकान निर्माण के बाद मचान को हटा दिया जाता है, यानी राइट ऑप्शन
ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जहाँ पर वो नहीं सीख पा रहा है आप वहीं पर हेल्प दीजिए, बाकी उसको खुद से करने दीजिए, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा है एक प्रगतिशील कक्षा निम्न में से किसे प्रधानता देती है। ए ऑप्शन कह रहा है अध्यापिका द्वारा चयनित पढ़ाने के तरीकों को, या फिर बी कह रहा है पाठ्यक्रम को पूरा करने, परीक्षा केंद्रित, या फिर विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को। एक प्रगतिशील, यहाँ पर देखिए एक प्रगतिशील कक्षा जो होती है, देखिए यहाँ पर बताया गया है, आपको एक्सप्लेनेशन एक बार हम आपको समझा देते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को प्रधानता देती है। देखिए आपने पढ़ा होगा बाल केंद्रित शिक्षा, यानी बालक पर केंद्रित होनी चाहिए। प्रगतिशील कक्षा बाल केंद्रित होती है, जिसमें बालक को प्रमुख केंद्र बिंदु माना जाता है। सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान की जाती है। एनसीएफ 2005 भी बाल केंद्रित शिक्षा का पूर्ण समर्थन करता है। देखिए सीटेट में आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा जिसमें बच्चे की मतलब आपको चाइल्ड सेंटर्ड टाइप का ऑप्शन नज़र आए, यानी बच्चे की भावनाओं को ध्यान में रखा जा रहा है, वो ऑप्शन हमेशा राइट होता है सीटेट में। इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को ध्यान में रखा जाएगा। ठीक, अब देखते हैं हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि संकल्पना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। बुद्धिलब्धि किसी व्यक्ति के भविष्य में सफल होने की संभावना का सबसे सटीक अनुमान है। बुद्धि वातावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित नहीं होती है। व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। देखिए यही आपने पढ़ा होगा कि व्यक्तिक विभिन्नता, यानी सभी में अलग प्रकार की बुद्धि होती है, यानी राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। अब देखिए एक बार पढ़ लीजिए इनके एक्सप्लेनेशन। हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि संकल्पना सिद्धांत के अनुसार व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक हार्वर्ड गार्डनर सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकाकी ना होकर बहुकारकीय है। हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड में यह वर्णन किया है कि संज्ञान एक स्वरूप है जो सभी मानव चिंतन को तय करता है। गार्डनर ने मुख्य रूप से 7 प्रकार की बुद्धि बताई हैं। देखिए कौन कौन सी बुद्धि बताई हैं ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा। तार्किक, गणितीय, भाषाई, स्थानिक, शारीरिक, गतिक, संगीतिक और व्यक्तिगत, व्यक्तिगत। अन्य बाद में 8 प्रकार की इन्होंने बुद्धि बताई है, और प्रकार की बुद्धि प्रकृतिवादी बुद्धि तथा 9वीं प्रकार की बुद्धि अस्तित्ववादी बुद्धि को भी जोड़ा गया है बाद में। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन राइट हो गया था। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार की कक्षा माहौल संज्ञान को सुसाधित करता है। देखिए मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण माहौल, भययुक्त और धमकी भरा, या फिर अगम्य बहिष्कारी उपदेशात्मक पाठ्यपुस्तक केंद्रित। देखिए समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार का कक्षा का माहौल संज्ञान को सुसाधित करता है, यानी मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब देखिए एक बार एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लीजिए। समकालीन सिद्धांतों के अनुसार मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण कक्षा माहौल संज्ञान को सुसाधित करता है। संसाधन परिपूर्ण कहने से आशय यह है कि कक्षा में संपूर्ण टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी TLM उपलब्ध हो, जैसे कि साफ सुथरा बोर्ड हो, चौक हो, डस्टर, वर्तमान में स्मार्ट बोर्ड यूज़ हो रहा है वो भी होना चाहिए, ये सभी कुछ होना चाहिए, यानी राइट ऑप्शन तो यहाँ पर ए हो गया था। अब देखते हैं हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है जेंडर क्या है, सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है। देखिए जेंडर वैसे तो आपको लगेगा बायोलॉजिकली है, बायो से रिलेटेड है, बट यहाँ पे देखिए जेंडर जो होता है सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है। यहाँ पर ए ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए इसका एक बार एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिए ताकि आपको माइंड में फिट हो जाए। वैसे तो जेंडर जैसे ही आता है तो हम लोग को लगता है बायोलॉजिकली है, तो हम लोग वही आंसर टिक करके आते हैं, जबकि वो नहीं होता है। यहाँ पे जेंडर एक सामाजिक संरचना होती है। जेंडर सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है। जेंडर प्रायः रूढ़िवादिता तथा समाज द्वारा निर्मित प्रचलित पूर्वाग्रह पर आधारित होता है। ध्यान से इस चीज़ को समझ लीजिए। जैसे लड़के बड़े बलवान होते हैं, लड़कियां जो होती हैं कोमल होती हैं। कोयल लिखा, कोयल नहीं, कोमल होती हैं। लड़के रोते हैं, लड़के नहीं रोते हैं, जबकि लड़कियां रोती हैं। लड़कों के बाल छोटे होने चाहिए, लड़कियों के बाल लंबे होने चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है ना। तो ये सभी चीज़ें जो हैं ये समाज ने बनाई हैं। लड़के घर के काम नहीं करते, लड़कियां घर के काम करती। लड़के गणित व विज्ञान पढ़ते हैं, लड़कियां गृह विज्ञान पढ़ती। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक। इसलिए यहाँ पर देखिए जेंडर जो होती है एक सामाजिक संरचना होती है। यहाँ पर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है जीन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने ना होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है। समावेशन, लाक्षणिक प्रकारिता, प्रतिवर्ती सोच, संरक्षण। देखिए यहाँ पर बी सही हो जाएगा।
लाक्षणिक प्रकार्यता। देखिए होता क्या है, जीन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने ना होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता लाक्षणिक प्रकार्यता कहलाती है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया। ये आपको कई बार बता चुके हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, ठीक। और प्रतिवर्ती सोच क्या है, देखिए यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती है। इसमें बालक उसी प्रक्रिया को समझने में सक्षम हो जाता है और बाद में उन प्रक्रियाओं में मानसिक रूप से पलटने की योग्यता आ जाती है। इसे पलटावी का सिद्धांत भी कहते हैं। संरक्षण क्या है, यह विभिन्न प्रकार के अभिलक्षण रंग, आकार और माप के आधार पर वर्गीकरण करने की योग्यता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने देख लिया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें कह रहा है रचनात्मक मूल्यांकन निम्न से किस लिए प्रभावी होता है। तो देखिए विद्यार्थियों में असफलता की निरंतर भय पैदा करने में, ये तो नहीं होगा। विद्यार्थियों की प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करने में, ये भी नहीं होगा। विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझने में, ताकि उन्हें तदनुसार सहायता प्रदान की जा सके, ये सही है। यहाँ पे राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए रचनात्मक मूल्यांकन के बारे में एक बार पढ़ लीजिए। रचनात्मक मूल्यांकन छात्रों की प्रगति में सुधार के लिए शिक्षण और अधिगम की गतिविधियों को संशोधित करने के लिए अधिगम की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों द्वारा नियोजित औपचारिक और अनौपचारिक मूल्यांकन प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला है। रचनात्मक मूल्यांकन कक्षा में ही किए जाते हैं। इससे प्राप्त जानकारी के अनुसार बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं या सुधारने का अवसर प्राप्त हो जाता है। रचनात्मक आकलन को अधिगम के लिए यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग भी कहा जाता है। इससे बच्चे अपने अधिगम के बारे में और अधिक शिक्षण के बारे में प्रतिपुष्ट फीडबैक मिलती है। देखिए क्लास की जब हम टीचिंग कर रहे हों तो उसी टीचिंग के दौरान जो असेसमेंट होता है वही होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, और इसको रचनात्मक मूल्यांकन भी कहा जाता है। ये सबसे बेस्ट होता है क्योंकि इसमें हम साथ ही साथ जो बच्चों की जहाँ पर उनको दिक्कत आ रही होती है वो भी समझाते चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचारों के मौखिकीकरण, चर्चा और वैचारिक बहस करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। कैसे? भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास किसी भी तरह एक दूसरे से संबंधित नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, पहले एक बार एक्सप्लेनेशन आपको समझाते हैं। कह रहा है अभिकथन, ये तो पहले बता दिया। फिर कह रहा है एक कक्षा में अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचारों के मौखिकीकरण, चर्चा और वैचारिक बहस करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। बच्चे जब अपने विचारों को कक्षा के प्रत्येक बच्चे के साथ साझा करते हैं तो उनके मौलिक चिंतन तथा अमूर्त चिंतन का विकास होता है। भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास दोनों एक दूसरे के सहजीवी संबंध रखते हैं, जिससे बच्चे का भाषा विकास जितना अच्छा होगा उतना ही उसका संज्ञानात्मक विकास होगा। इसलिए कारण आर जो है वो गलत है, जबकि कथन जो है वो सही है। यानी यहाँ पर देखिए राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। इस तरीके से आज के वीडियो में हमने 15 क्वेश्चंस को अच्छे से देख लिया है। आप इन क्वेश्चंस को पढ़िएगा। आगे के हम जो 15 क्वेश्चंस हैं उनको लेके आएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के अगर हमारी वीडियो आपको लिए हेल्पफुल है तो हमारी वीडियो को चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।